देखो बेटा, अगला नंबर क्या था बेटा? 3 4 पेयरिंग्स का 3 था। 3 था। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द 4। देखो क्या है, चौथा जो ऑर्गन रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा, दैट विल बी ट्रैकिया। ऑन नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं हो रही? ओके, नहीं हो रही। अब देखो। यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। तो अगला क्या है बेटा आपका? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ट्यूब ही है। ट्यूब लाइक क्या, ट्यूब ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। दिस ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना? 10 Yes, से sir. 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर Long. लॉन्ग, और कहां तक पहुंचता है? मिड थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है। देखो थोरेसिक कैविटी क्या है? ये यहां से लेकर जहां आपका डायफ्राम आ रहा है, नीचे एक डायफ्राम मिलेगा ना रेड कलर का, Yes, sir. So, ठीक है। ये बनाता क्या है आपकी थोरेसिक कैविटी। नीचे कौन सी कैविटी? abdomen. Abdomen. एब्डोमिनल, है ना? दो कैविटी है। तो थोरेक्स कौन सी कैविटी तक मौजूद है? मिड थोरेसिक कैविटी तक। सॉरी, ट्रैकिया कौन सी कैविटी तक मौजूद है? Mid thoracic cavity. मिड थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है। Yes. मिड थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसको यहाँ देखो, टिल। अगली चीज, इसमें कोई फूड नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? Wind pipe. विंड पाइप, ठीक है। इसमें मिलती हैं 16 से 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, Rings. वेरी गुड, सी शेप रिंग्स, ठीक है। बेसिकली दे आर इनकम्प्लीट ऑन द डोर्सल साइड। इट प्रिवेंट्स लंग्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग, ठीक है। सॉरी, ट्रैकिया, व्हाई आई एम कॉलिंग इट लंग्स, है ना? इट प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, लिख दे रहे हैं। हाँ, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम Collapsing. ठीक है। Yes, sir. इसके बाद लास्ट पोर्शन जो आपका आता है, दैट इज ब्रोंकियल ट्री, है ना? इसको हम समझेंगे, ठीक है। और इसके में हम लोग समझ लेंगे कौन सा? रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. जब आपका, देखो म्यूट कर दो बेटा, कहीं से बहुत वॉइस आ रहा है। आरती, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब ट्रैकिया आपका पहुंच जाता है फिफ्थ थोरेसिक रीजन तक, तो ये डिवाइड कर जाता है दो ब्रोंकाई में। इतनी बात हमने कल बात करी थी ना? Yes, sir. ठीक, चलो। तो हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखाना लिखाना रह गया। व्हेन द ट्रैकिया enters into thoracic cavity, divides into what? Two branches, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी, Bronchi and हाँ कुछ भी बोल सकते हो। At the level of sorry, at the level of fifth thoracic vertebrae, ये पॉइंट समझ में आया? क्या लिखा है आपने? कहाँ बेटा? ये ऊपर 2 ब्रांचेस आगे प्राइमरी ब्रांचेस से पीछे called as C oblique A, called as K oblique A, known as, ठीक है। सर लेवल ऑफ 6 लिखा है। लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब जो आपके वर्टिबल कॉलम होती है उसका पांचवा जो थोरेसिक का हिस्सा होता है वहां पर डिवाइड कर। वर्टिबल कॉलम पता है? यस सर।
है ना, उसमें जो T12 होती है, T5 पे जाके क्या करेंगे, ये दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड द ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यही तो होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक डिवाइड करती रहेंगी। एंड दिस मेक्स अप द, ये क्या कहलाता है बच्चों, ब्रोंक्यूल ट्री। ठीक है बच्चों, यस सर। देखो अब ये मान लो कि ब्रोंक्यूल ट्री है फ्रॉम द प्राइमरी ब्रोंकस टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहां पर हर वक्त कुछ एयर भरी रहती है, ठीक है। क्या भरी रहती है बेटा, एयर, जिसको हम लोग कहते हैं डेड स्पेस एयर और या डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। दिस एयर डू नॉट टेक पार्टिसिपेट या डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज में वो पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहां हम लिखेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड इन विच, बीटी, बीटी मतलब ब्रोंक्यूल ट्री, बीटी का मतलब क्या बच्चों, ब्रोंक्यूल ट्री इज नोन एज डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या कहते हैं बच्चों उसे, स्पेस वॉल्यूम। 150 ml और डू नॉट participate in exchange of gases. exchange of gases। क्लियर, Yes sir. Yes, sir. ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों सबको, Yes, sir. Yes sir. लिख लो। लिख लिया। Yes, sir. 1 minute. यस सर, 1 minute. लिख लिया सर, 1 मिनट। सर लिख लिया। बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा वो भी लिख लो। हो गया सबका, यस सर। चल ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्रोंक्यूल ट्री। आगे समझो, देखो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो डिवाइड होगा और क्या बनाएगा बेटा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की जो ब्रांचेस निकलेंगी उनसे क्या बनेगा, रेस्पिरेटरी ट्री। इतनी बात समझ में आई, Yes sir. हाँ या ना। देखो बच्चों थोड़ा सा डायग्राम से और समझते हैं इसको, जिससे कि आपको परमानेंटली याद हो जाए, है ना। Yes, sir. ठीक है, आप जरा देखें, आप एक ही तरफ का दिखा रहे हैं बेटा, दोनों तरफ का नहीं दिखा रहे। ठीक है, okay, what is the difference you are seeing in this area and in this area? क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, रिंग्स प्रेजेंट नहीं है और वहां पे रिंग्स प्रेजेंट है। वहां पर रिंग्स प्रेजेंट है। कौन बोला, ये आकाश बोला, यस बिल्कुल सही बोला। देखो क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्री में रिंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे बल्कि ब्रोंकियल ट्री में रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। तो पहले तो मैं ये लिख दूं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, कौन सा ब्रोंक्यूल बेटा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड करेगा, डिवाइड टू फॉर्म विच ब्रोंक्यूल, Respiratory bronchiole. respiratory bronchiole, and they all together will form
रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है? Yes, sir. Okay. So now the branches of respiratory bronchiole form respiratory tree. No rings are present in respiratory tree, ठीक है? Yes, sir. Yes. लिख लो बेटा, लिख लो। लिख लिया? चलिए आगे देखिए। No, sir. Yes. Sir. Sir. No, sir. हो गया सर। ठीक है, अगला जो हम ऑर्गन पढ़ेंगे दैट इज, ठीक है बेटा? अब देखो Yes, sir. थोड़ा सा तो हर बार डायग्राम तो ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है? ये बार बार बनेगा बच्चों, थोड़ा सा और अच्छा कर देना इसको, आराम आराम से, ठीक है? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखिए, हमारी बॉडी में एक पेयर होता है लंग्स का। कितना पेयर होता है बेटा? One Eight pair. pair. वन पेयर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। Cavity. ठीक है, लंग्स को आप देखेंगे तो ये आपके डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होते हैं। कितनी मेम्ब्रेन से बच्चों? Double Double membrane. membrane. वेरी गुड, ये हमने बना दी दोनों लंग्स पे। कितनी मेम्ब्रेन? 2। अब ये जो भाई आउटर वाली है इसको बोलते हैं पैराइटल, इनर वाली को हम लोग बोलते हैं Visceral. एक्सीलेंट, विसरल, दोनों को हम लोग बोलते हैं प्लूरल। Pleural membrane. क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल मेम्ब्रेन। हमें क्या दिख रहा है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह दिख रही है, इसको हमने कह दिया प्लूरल कैविटी। खाली जगह क्या बोलोगे? Pleural cavity. प्लूरल कैविटी। इस खाली जगह में एक फ्लूइड भरा होता है पूरे लंग्स में, ठीक है? इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं Pleural fluid. वेरी गुड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है बेटा? अब क्या होता है, मेनली इसका काम ये होता है कि लंग्स के सरफेस पे फ्रिक्शन को कम करना, Reduce करना. रिड्यूस करना, वरना लंग्स की वॉल खराब हो जाएंगी, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब क्या होता है, मान लीजिए किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसी का भी कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तब क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है ये क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चों? Fluid. फ्लूइड। तो इंक्रीज इन प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, ड्यू टू विच इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है? अब क्या होगा, जब ये फ्लूइड बढ़ेगा तो यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? स्वेलिंग आ जाएगी। जब लंग के वॉल पे स्वेलिंग आएगी तो आपको क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिजल्ट इन डिस्पोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्पोनिया, ठीक है? Dysphonia. वेरी गुड, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और पूरी डिजीज को बोला जाता है, जब भाई कंडीशन क्या है? डिस्पोनिया, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, किसी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है?
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बार बार यूरिन के लिए जा रहा है, वो एक कंडीशन हो गई। उस डिजीज को क्या बोलोगे वो बात अलग है। उसी तरीके से ये जो डिजीज है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द lungs, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, लंग्स, और जिसकी वजह से इंक्रीज क्या हो जाता है, प्लूरल फ्लूइड। इसको कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन डिजीज। प्लूरल नहीं, अगर नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, डिस्पोनिया भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। मुझे Yes, उम्मीद sir. है कि आप लोग याद रख लेंगे इसको, प्लूरल एफ्यूजन डिजीज। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? No, sir. सर इसको लिख बता दो लेते एक हैं। बार फिर से। किसको बच्चा? सर ये प्लूरल इफ्यूजन। इन्फेक्शन को। यस देखो सर। होता क्या है कि बच्चे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वो इन्फेक्शन क्या काम करता है, इस फ्लूइड को इंक्रीज कर देता है। कौन से फ्लूइड को बेटा? प्लूरल फ्लूइड। Plural fluid. इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और उसका शॉर्ट में नाम दिया है हमने डिस्पोनिया, ठीक है। वैसे इसको डिस्पोनिया एक कंडीशन क्रिएट होती है इसमें, मगर डिजीज क्या कहलाती है आपकी? ये प्लूरल इन्फ्यूजन डिजीज। क्लियर? Disease. Yes. अभी क्लियर है जब आकाश? इन्फेक्शन होता है ना तो दोनों लंग्स में इकट्ठा ही हो जाता है कि मतलब एक एक करके। बिल्कुल, नहीं, ब्रोंकाइटिस के केस में यूजुअली पूरे लंग्स में एक साथ हो सकता है, मगर ये है कि बैक्टीरिया आपके डिवाइड कहाँ कर रहा है। देखो आपका एक्यूमुलेट कहाँ पर हुआ, मेन तो वो है ना, किस जगह पे जाके एक्यूमुलेट हुआ है वो। Yes, अब sir. ऐसा तो ये भी कंडीशन है कि दोनों तरफ ही हो गया हो, तो इनहेल करा, कुछ बैक्टीरिया इस लंग्स में चले गए, कुछ बैक्टीरिया इस लंग्स में चले गए, या फिर ऐसा हुआ कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर गए हो देन वो आपके इस लंग्स में चले गए हो। डिपेंड करता है पैथोजेनिसिटी पे। बात समझ में आ रही है कि पैथोजेनिसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन कितना फैला है कितना नहीं। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो अभी आप देखेंगे कि भाई जो राइट लंग होता है इज लार्जर देन Left lung. left lung, and the left lung, right lung is divided into three lobes, 1 2 3, 2, 3. and the left lung is divided into Two lobes. Two lobes. two lobes. Okay बेटा, तो this थोड़ा सा सही करेंगे, डायग्राम थोड़ा सा और ठीक करेंगे, इस तरीके से इसको मिटाएंगे। फिजर है हमारे ये, एक फिजर ऐसे लगाएंगे और एक फिजर ऐसे लगाएंगे। अब हो गया 1 2 3, 2 वाला हटेगा। चलिए ठीक है, और एक फिजर ये हो गया। अब सही है, अभी भी 3 ही है। मुझे मैंने इसको इसलिए करा क्योंकि यहां पर मुझे आपको फिजर के नाम लिखाने जिससे कि ये लोब्स बने। ठीक है, ये जो फिजर है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिजर। इस फिजर को क्या नाम दिया मैंने? हॉरिजॉन्टल। Horizontal fissure. ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया Oblique. Oblique. ऑब्लिक फिजर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? ऑब्लिक फिजर। क्लियर Yes, sir. है Yes, ना? sir. तो ये पोजीशन जो होती है लंग्स की कहलाती है उसकी एपेक्स, चोटी। अब आप देखेंगे कि मैंने लेफ्ट लंग में हल्का सा एक नॉच बनाया है जिसको मैं बोलूंगा कार्डियक Notch. अब आपका होमवर्क है इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इस नॉच का नाम क्या है, दूसरा नाम। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ट होता है ना अपना, तो उसके लिए एकोमोडेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है बेटा, Yes, sir. थ्योरी लिखा हूं, चलो लिखाई दे रहा हूं थोड़ी बहुत जिससे कि आपको याद हो जाए। थोरेसिक कैविटी कवर्ड बाय प्लूरल membrane consists of pleural fluid, reduces the friction between the friction on the lung surface. ठीक है, right lung is larger, have how many lobes? 3 lobes. 3 lobes. And left is 2 lobes. smaller with 2 lobes.
2 lobes. ठीक है बेटा, चलो लिख लो। हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखो ये तो हो गया हमारा लंग्स। लंग्स के अंदर मिलते हैं भाई लंग्स के, निकालना। कौन सा इससे पहले वाला? Yes, sir. ये Yes. Yes, sir. हो गया। चलिए अब समझें आप। देखिए लंग्स के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है बच्चों? एल्वियोलाई। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ Respiration. लंग्स। ठीक है बेटा, Yes, इतनी sir. बात समझ में? Yes, चलिए sir. Yes, sir. दोनों लंग्स को मिला के आपके पास करीब करीब 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 300 million. 300 मिलियन एल्वियोलाई इन बोथ लंग्स। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है बच्चों? ये एल्वियोलाई है। Alveoli. ठीक है, देखिए वॉल जो है ऑफ एल्वियोलाई इज कंसिस्ट ऑफ 2 layers. How many layers? 2 layers. 2 layers. 2 layers. This outer layer is made up of yellow fibrous connective tissue and the inner one is made up of squamous epithelium. Okay, Yes, sir. Yes, sir. inner one is made up of squamous epithelium, and this squamous epithelium consists of 2 type of cell known as pneumocytes first and pneumocyte second. कितने टाइप के सेल मिल जाएंगे बेटा? न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकंड। ठीक है, अभी जरा मैं लिख दूं यहाँ पे वॉल ऑफ alveoli has how many layer? 2 layers. ठीक है, outer YFCT, बात समझ में आ गई? Yes, sir. एंड इनर स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, इनर क्या है बच्चों? Squamous epithelium. हाँ, squamous epithelium. This squamous epithelium consists of 2 type of cells. 2 types of cell. Very important point. ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सब। ठीक, पहला जो सेल है उसका नाम क्या है? न्यूमोसाइट्स Pneumocytes 1. फर्स्ट। देखो मेन काम क्या है बच्चों एल्वियोलाई का? एक्सचेंज ऑफ Increase the gases. surface area of तो भैया मेन काम किसको दे दो? किसको दे देंगे हम मेन काम? न्यूमोसाइट फर्स्ट को। इसीलिए ये आपके मोर इन नंबर है। सीटी सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। ओके, चलो अब दूसरा कौन सा बच्चा? Pneumocyte second. न्यूमोसाइट्स सेकंड। ठीक है, देखो न्यूमोसाइट सेकंड का काम होता है, देखो इनको भी क्या करना होता है? एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या इनका भी डर होता है कि क्या ना हो जाए, ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये न्यूमोसाइट सेकंड क्या करता है? ये सिक्रीट करता है
ए फॉस्फोलिपिड, कैसे क्रिएट करेगा बच्चों ये? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जिसका नाम है बच्चा, क्या लिखा मैंने ये? लेसिथिन, Lasting. ठीक है, एंड दिस विल प्रिवेंट द एल्वेलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। Yes. ठीक है, इसको हम इसीलिए लिखते हैं इट एक्ट एज सरफेक्टेंट, एक्ट एज सरफेक्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ एल्वेलाई। चलो लिखो बेटा। सर लिख लिया। सर लिख लिया। सबने लिख लिया? मिनट। लिखो 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 लिखो। लास्ट वर्ड क्या है? बेटा सर सरफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो कि सरफेस टेंशन को दूर करे। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जो सरफेस टेंशन को ना दूर करता है उसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं। जब सरफेस टेंशन नहीं होगा तो कोलैप्सिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ाऊं? यस सर। ये देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ खाली कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पर बना दिए छोटे छोटे से क्या, पोर्स। क्या बना दिए बेटा? पोर्स, ठीक है। इन पोर्स को हम लोग कहते हैं बेटा पोर्स ऑफ पुन। क्या बोलते हैं इनको? पुन, ठीक है। अब बेसिकली इसका काम क्या है? O2 को क्या बोला आपने? फोर्स ऑफ कुन, KUHN, कुन, ठीक है। ओके सर। हाँ, इन पोर्स से क्या आसानी होगी? एक्सचेंज ऑफ। तो पोर्स ऑफ पुन हेल्प और मेक द डिफ्यूजन इजी, ठीक है। लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्टार मार्क करके, पोर्स ऑफ कुन मेक द डिफ्यूजन इजी, ठीक है बच्चों। यस सर। लिख लो। सर हो गया। हो गया सबको? श्रेया हो गया आपका? यस सर। ओके बेटा, चलो आगे समझो। अब देखो हमारे जो लंग्स है ना, हमारे मतलब मैमल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। मैमेलियंस लंग्स क्या होते हैं? एक तो सॉलिड होता है, मतलब कि आपको लगेगा कि अंदर से खाली है, नहीं भाई कुछ भी खाली नहीं है अंदर, ठीक है। जो भी खाली जगह है वो क्या है? एल्वेलाई में है। बात समझ में आ रही है? लंग्स कैसे हैं? सॉलिड, ठीक। मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड, मगर सॉलिड ऐसे नहीं पत्थर। आप ये मत समझना कि पत्थर है। सॉलिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई सेंट्रल कैविटी नहीं है। साथ साथ एक चीज और अच्छी है, कैसा है बेटा? स्पंजी। स्पंजी जो होगा वो खोलने में आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सॉलिड है और स्पंजी है, यानी कि विदाउट एनी सेंट्रल कैविटी, ठीक है। ओके Yes, चलो, अब मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं जिसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक केज। थोरेसिक केज, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? थोरेसिक केज की। बच्चों होता क्या है, आपके पास एक खूबसूरत सी बोन होती है जो ब्यूटी बोन भी कहलाती है और कॉलर बोन भी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा ये? कॉलर बोन। दूसरा नाम? ब्यूटी बोन। और तीसरा नाम? क्लैविकल। आप कौन सा नाम याद रखना है बेटा? क्लैविकल, है ना। क्लैविकल आपको याद रखना है। कॉलर बोन यहाँ जो होती है ना, ये हड्डी जो है ये वाली, है ना, ये दिख रही है आपको, मैं छू रहा हूं अपनी, ठीक है। ये कौन सी है बोन बेटा?
कॉलर बोन, Clavicle. ठीक है, क्लेविकल, ठीक है। अब यहाँ पर हम हाथ लगा के देखें, बिल्कुल चेस्ट पे ना ऐसे बिल्कुल फ्लैग बोन जाती है नीचे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये वाली बोन जो कहलाती है बेटा, ये बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है ऐसे, ठीक। इसको बोलते हैं हम बच्चों Sternum. स्टर्नम, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्नम। स्टर्नम। Sternum. ये हो गई आपकी स्टर्नम, ठीक। अभी क्या होगा, मैं थोड़ा सा केज बना रहा हूँ, बात समझिएगा आप, ठीक। पीछे वर्टिबल कॉलम है, उसको मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक। वो आपके हाइपोथेटिकल समझने की। पीछे क्या बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम। Vertebral column. हाँ, थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली इस तरीके से बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको लगे पीछे मैंने क्या बनाया है, एक वर्टिबल कॉलम बनाई, ठीक है। इसको मैंने बना दिया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। दैट इज वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम, ठीक है। कौन कौन सी बोन आ गई? क्लेविकल, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम, ठीक है। अभी क्या होगा, हमारे थोरेसिक केज में केज तभी बनेगा जब कोई पिंजरे टाइप का हो। केज तो उसी का होगा ना जो पिंजरे टाइप का होगा, ठीक है। तो पिंजरा कौन बनाता है? रिब्स बनाते नहीं बनाते हैं? यस। तो क्या रहता है, अभी हमें बनाना पड़ेंगे रिब्स। देखो होता क्या है, हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। कितने रिब्स हैं बेटा? 12 pairs. 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। ये हमारे कुछ रिब्स जो होते हैं वो वर्टिबल कॉलम से जुड़े रहेंगे और आगे स्टर्नम से। कितने हो गए रिब्स यहाँ पर बेटा? 12. 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये 7। कितने हो गए बच्चों? 7। अब 7 जो है, ये रिब्स जो हैं, 7 रिब्स, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों True rib. वेरी गुड शिवानी, ट्रू रिब्स, बिकॉज डोर्सली अटैच विद, पीछे किससे जुड़े रहते हैं रिब्स आपके? Vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम। column. बीसी मतलब, वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रली किससे जुड़े होते हैं बेटा? Sternum. स्टर्नम। वेरी गुड, स्टर्नम से, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और ये होते हैं बेटा 7 पेयर्स, फर्स्ट टू 7, सेवन। ये हो गया आपके ट्रू रिब्स। अब क्या होगा, अब होते हैं बेटा पीछे से, तो भाई वर्टिबल कॉलम से जुड़े हैं, आगे किससे जुड़े हैं ये? Sternum. ना, ये किससे जुड़े हैं? 7th रिब से। कौन से रिब से? 7th रिब से। यहां से लेकर यहां तक आपका हो गया बेटा, ये हो गए आपके फॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं भाई हम? डॉर्सली अटैच विद, 7th rib. डॉर्सली कहां से हो जाएगा 7th रिब से? 7th रिब तुम्हारी वेंट्रल साइड पे है ना, आगे है ना। वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द सेवन। हाँ, डॉर्सली अटैच टू वर्टिबल कॉलम एंड वेंट्रली टू, सेवंथ। हाँ, टू 7th रिब। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये ऐसे रिब कहलाते हैं झूठे रिब। अच्छा, काम उनका वही है, मगर सिर्फ अटैच 7th रिब से थे इसलिए झूठे कह दिए। कौन कौन से भैया? 8th टू 10th, है ना, 8वां 9वां और 10वां दोनों तरफ से, ठीक है। हम एक ही तरफ का भी बनाया है, दूसरा बनाऊंगा। अभी क्या बचा बच्चे? 2 पेयर, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये वाले आपके कहलाते हैं बेटा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। कौन से कहलाते हैं बच्चों? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग। आगे छू के देख सकते हो, आपके ये फ्लोट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चों? फ्लोट करते रहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्लोटिंग रिब्स। डोर्सली किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम। बस, और किसी से नहीं। डोर्सली टू वर्टिबल कॉलम ओनली, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। यस सर। कौन सा पेयर? 11th एंड 12th। क्लियर है बच्चा? तो ये हो गया हमारा थोरेसिक केज। हाँ बेटा, कुछ पूछना है? No, sir.
ठीक है, बन गया अपना बढ़िया सा थोरेसिक केज। Yes, sir. वेरी गुड। अब ये देखो, इस थोरेसिक केज के नीचे हमें एक मस्कुलर सेप्टम मिलेगा, ये इस तरीके से बनाया। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा? Diaphragm. वेरी गुड। ये क्या है? डायफ्राम। इसको हमने बोला भाई ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, ठीक। Yes. अब हम लिख लेते हैं इसमें डायफ्राम में। भैया क्या है बच्चों ये? दिस इज मस्कुलर सेप्टम। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स और क्रोकोडाइल में मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। किसमें मिलता है बच्चों ये? Mammals and Mammals and crocodile. हाँ, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, बाकी किसी में नहीं मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स और क्रोकोडाइल का। ठीक है, अब इसी की वजह से हमारे पास कितनी कैविटी आती? 2। ऊपर वाली कैविटी कौन सी? thoracic Thorax. हाँ, थोरेसिक कैविटी। और नीचे वाली Abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये हो गई हमारी एब्डोमिनल कैविटी। कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, sir. No, sir. देखो, No, sir. आप जरा एक और पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, हमारे जो डायफ्राम है इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं रेडियल मसल। कौन सी मसल? Radial. Radial muscle. हाँ, रेडियल मसल। ये है हमारी रेडियल मसल। अभी हम इसका काम बताएंगे रेडियल मसल का क्या है। ये हो गया हमारा थोरेसिक केज। बना लो बेटा जिनका नहीं बना है। Okay, sir. सर डायफ्राम को ही रेडियल मसल बोलते हैं। नहीं नहीं, रेडियल मसल प्रेजेंट होती है ना डायफ्राम में। यस सर। पीले रंग के मैंने दिखाया ना, उस पे धागे धागे से। Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. चलो देखो बच्चे, अब जरा दूसरी चीज पढ़ेंगे हम। इसी डायग्राम में पढ़ेंगे, हमें इसी डायग्राम में बहुत कुछ समझना है। रेडियल मसल के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, जब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका जो डायफ्राम है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है बेटा? फ्लैट। Flat. डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट। पहले कैसा था? डोम शेप। फिर कैसा हो जाता है? Flat. फ्लैट। अभी जरा एक चीज समझना, मैं बार बार समझाऊंगा इस बात को। इसको समझ लिया तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग विल बिकम वेरी इजी। By the contraction of radial muscle, the diaphragm will become flat. Okay. So we will talk about the thoracic volume. अब किसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम? Thoracic volume. Thoracic वॉल्यूम के बारे में। देखो, जो थोरेसिक कैविटी होगी उसका वॉल्यूम क्या कहलाएगा? थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है, मान लीजिए थोरेसिक वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक है। इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा और चौड़ा दिखा दिया, हम यहां से लेकर यहां तक मान ले रहे हैं। ये क्या है? यानी कि इतनी जगह है ईयर के अंदर आने के लिए। इतनी बात समझ में आई? अभी इसके अंदर हम लोग क्या दिखा दें? ये क्या दिखाया बेटा हमने? So lungs. यस, लंग्स। हम लंग्स दिखाए हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, नीचे डायफ्राम को रेडियल मसल्स के द्वारा क्या कर दिया मैंने? Flat. कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, फ्लैट बना दिया। इतना बात समझ में आई? Yes, sir. मुझे बताओ, क्या थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? बढ़ी ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, चलिए, तो एक बात हमारी ये समझ में आ गई भाई, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. चलिए, तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भाई अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं बनाने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है, आपके जो चेस्ट है,
जो रिब्स हैं इन पे लगे होते हैं मसल्स, ये मैंने बनाए, ठीक है। इन मसल को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरकोस्टल मसल्स। मसल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल। अब जरा मुझे बताना, मेरी फिंगर्स आपको दिख रही हैं? फिंगर्स दिख रही हैं बेटा? यस सर। ये मान लेते हैं हमारे हमारे दो रिब्स हैं, ये क्या है? दो रिब्स है ना, सारे रिब्स ऐसे ही होंगे नीचे आगे। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्या लगाई बेटा? एक इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इस मसल को मैंने कह दिया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या कहा बच्चों? एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल। अब मैंने कुछ कोस्टल मसल रिब्स के अंदर लगाई, ये क्या हो गई? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। वेरी गुड। तो इंटरकोस्टल मसल आपकी रिब्स में दोनों जगह मौजूद होती हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली भी। अच्छा एक बात बताओ कि अगर इंस्पायर करो, जरा थोड़ा सा इंस्पायर करो बच्चों, और मुझे बताओ आपके रिब्स किस तरफ गया, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, आउटवर्ड। स्टर्नम कहाँ गया? सर इनवर्ड। स्टर्नम तो ऊपर जाएगा ना, सांस लो अंदर। यस सर, अपवर्ड। स्टर्नम कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यानी कि जब ऊपर वाली मसल को खींचा जाएगा, कौन सी मसल को बेटा? सर अपवर्ड ऊपर वाली, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स कहाँ मूव करेंगे? आउटवर्ड। आउटवर्ड। स्टर्नम कहाँ मूव करेगा? अपवर्ड। अपवर्ड। मान लीजिए कि रिब्स इतना मूव कर गए, इतना इधर इतना इधर, तो यानी कि इधर भी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कराना है तो किसका कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है? पहला डायफ्राम का, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? यस सर। ठीक है, इतना बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक मान लो कि आपने क्या करना है, ये लंग्स बिल्कुल ऐसे छोटे से छुटकू से, अभी इनमें हवा ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि इनमें हवा है, तो पहले तो आसपास जगह बने ना लंग्स को फूलने के लिए, यस सर। है ना। वो जगह तब बनेगी जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। हो गया, समझ में आ गया सबके? यस सर। बना लिया सबने? यस यस सर। चलिए आगे लिखते हैं। यही लिख दे रहा हूं एक पॉइंट, तो बाकी पॉइंट में आगे लिखूंगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल, आरएम मतलब रेडियल मसल। भाई जहां मैंने रेडियल मसल लिखा वहीं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, दूर नहीं लिखता इसलिए कि तुम कंफ्यूज ना हो। मेक डायफ्राम, कैसा बनाता है डायफ्राम को? फ्लैट। फ्लैट। कैसा कर देगा? फ्लैट कर देगा। फ्लैट। चलो लिखो, ये लाइन लिखो, फिर आगे पढ़ाते हैं। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ओके चलो आगे देखो। चलिए देखो बेटा, अब मैं आपको लिखाने वाला हूं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स कितने टाइप की हैं? द रिब्स आर कवर्ड बाय टू मसल, एक्सटर्नली एंड इंटरनली बाय द इंटरकोस्टल मसल। तो हम लिखते हैं रिब्स आर कवर्ड बाय इंटरकोस्टल मसल। किससे कवर होती हैं? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल से। पहली हमारी बाहर पे जो पाई जाएगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो अंदर पाई जाएगी बच्चे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, कोई दिक्कत? नमद्राज जगर बंद। मेघा म्यूट योरसेल्फ। चलो अब मैं आपको अगला टॉपिक बताने वाला हूं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? इसमें पहला पॉइंट जो नीट के लिए है वो आपको समझना जरूरी है। देखो बच्चों कि ब्रीदिंग में दो स्टेजेस आती हैं, एक होता है बेटा इंस्पिरेशन, And expiration. Inhaling and exhaling. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। Expiration. ठीक है, देखिए अगर बाहर प्रेशर ज्यादा है हवा का, ठीक है, और अंदर प्रेशर है हवा का कम, ध्यान से सुनना, यानी कि इंस्पिरेशन के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मच बी मोर देन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अगर है तभी क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। ये बात मैं अभी और आगे समझा दूंगा, पहले मैं एक चीज में समझाऊं वो आपको, ये दिमाग में रखना जो मैंने बोला। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब जरा समझेंगे भाई, हम सांस लेते हैं ना तो हमारी सांस फ्री की नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? फ्री की नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें लग जाती है क्या बेटा, एटीपी, इसीलिए क्या हो जाता है बच्चों, ये Active process. Active process. process. जहां एटीपी खर्च हो रहा है इसका मतलब फ्री तो नहीं हो रहा ना ये काम। ठीक है, Yes, sir. चलिए अगली बात क्या है कि भाई इसमें लगते हैं कितने, 2 सेकंड्स। कितने सेकंड्स लगेंगे? 2 Sir, seconds. 2 seconds. तीसरी बात क्या, देखो बच्चों, इंस्पिरेशन के लिए लंग्स को चाहिए जगह। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पर ये 2 लंग्स बनाए मैंने छोटे छोटे से, ठीक है, और इनके ऊपर बना दिया थोड़ा इस तरीके से, देखो ये क्या है, Lungs, लंग्स, और कवर्ड बाय Ribs. रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर नीचे क्या है बेटा, diaphragm, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये लंग्स के पास ज्यादा जगह तो है ही नहीं एयर अंदर करने के लिए, तो क्या करा जाए? पहली बात तो क्या करा जाए, इस डायफ्राम को क्या कर दिया जाए, फ्लैट कर दिया जाए, flat, है ना, फ्लैट कर दिया जाए। और दूसरी चीज क्या करी जाए, ये जो हमने बनाए थे रिब्स, इनका भी वॉल्यूम, इनको भी चौड़ा बाहर की तरफ निकाल दिया जाए। ठीक है, और ये बाहर की तरफ कब निकलेंगे, जब क्या होगा बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल contract करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो होता क्या है, एक्ट, देखो आराम से देखो ना, कितनी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, है Yes, ना? sir. एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल Intercostal muscle. मसल एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेगा बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम Contract. कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि रिब्स एंड sternum moves, बेटा आवाज आ रही है, बेटा म्यूट करो, जहां से आवाज आती है वहां म्यूट कर, आउटवर्ड एंड अपवर्ड रेस्पेक्टिवली, है ना? रिब्स और स्टर्नम, रिब्स आपका आउटवर्ड जाएगा और स्टर्नम आपका अपवर्ड जाएगा, thereby increase the thoracic volume। ठीक है बच्चों, क्या इंक्रीज हो जाता है बेटा, Thoracic volume. thoracic वॉल्यूम। अब जो प्रेशर था, देखिए लंग्स पे एक यहाँ पर जो होता है, एक प्लूरल फ्लूइड क्या कम कर रहा होता है, लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा होता है, जगह ही नहीं होती। ठीक है ना? तो जब ये जगह बन जाती है तो लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है, तो अब लंग्स क्या करता है, बाहर की एयर को अंदर लेना शुरू कर देता है। क्लियर बात हो गई? कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. सर दोबारा समझा No, sir. देखो बेटा, Sir, repeat कर दो. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया जो स्टर्नम और, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, यहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन है,
हाँ या ना? ये प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा है। Yes, sir. Yes. ये प्लूरल फ्लूइड मान लो कि ये एक, मैं आपको इस तरीके से एक बना रहा हूं, एक रिब्स है ना, सिर्फ एक समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड है। अब ये रिब्स क्या कर रहा है, इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से प्रेशर आ रहा है किस पे, रिब्स के ऊपर है, जगह ही नहीं है, तो प्लूरल फ्लूइड किस पे प्रेशर डाल रहा है? लंग्स Sir, लंग्स, लंग्स पे। वेरी गुड, है ना श्रेया? लंग्स पे प्रेशर डाला है। अभी क्या हुआ कि ये रिब्स जो हैं वो फैल गए, चौड़े हो गए, है ना। अब ये प्रेशर लंग पे से हट गया, ठीक है। बात समझ में आई? जब रिब्स आपके आउटवर्ड चले जाते हैं, जो प्रेशर पड़ रहा था लंग्स पे ड्यू टू प्लूरल फ्लूइड, वो कम हो जाता है। इसी वजह से क्या होती है कि ऊपर से एयर आसानी से आने लगती है। अब लंग एक्सपेंड कर जाएगा, है ना भाई। जगह मिल गई, देखो ना जगह कितनी मिल गई। जब ये इतना एरिया इधर एक्सपेंड करने को मिल गया, इतना एरिया इधर एक्सपेंड करने को मिल गया, इतना एरिया इधर एक्सपेंड करने को, इतना एरिया होगा नहीं होगा एक्सपेंड? yes, sir. यस सर। जैसे ही एयर प्रेशर डिक्रीज होता है लंग्स में, तो फौरन ही क्या होगा बच्चे? इंस्पिरेशन होगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, प्रेशर ऑन द लंग्स decreases and air rushes into lungs. लिख लो बेटा। लिख लिया। लिख लिया? Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे समझो। अब मान लीजिए, यही समझा रहा हूं, लिखाऊंगा आगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सपायरेशन करना हो, ठीक है, लंग्स में से हवा बाहर निकालनी है, ठीक है, तो क्या करा जाए? वापस से डायफ्राम को क्या कर दें हम? डोम शेप। वापस से जो रिब्स हैं वापस से उनको उसी शेप में ले आए। अब लंग्स मजबूर हो जाएगा पिचकने के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना। जब नीचे से डायफ्राम डोम शेप का होगा तो लंग्स के लिए थोरेसिक वॉल्यूम कम। जब इधर से रिब्स अंदर आएंगे, इधर से रिब्स अंदर आएंगे, तब फिर से थोरेसिक वॉल्यूम कम। ठीक है, तो लंग्स क्या करेगा भाई, अब मैं इतनी एयर नहीं रख सकता, तो जितनी एयर उसको रखनी चाहिए थी वो रखेगा, बाकी एयर बाहर। बाहर। तो ध्यान रखना एक पॉइंट कि भाई जब इंस्पिरेशन होता है इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, ठीक है, पर एक्सपिरेशन में किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। ये, हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज लिखा दूं, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है। चलो आगे, ये लिख लिया ना बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला टॉपिक है आपका एक्सपिरेशन। देखिए बेटा, एक्सपिरेशन में Air is released out. हाँ अभी बताते हैं, क्या नाम है आकाश? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का क्या रोल है बताता हूं मैं, ठीक है। देखो बच्चों, एक्सपिरेशन में क्या होना है, हवा बाहर जानी है। बेसिकली जो नॉर्मल एक्सपिरेशन है, नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब समझे कि जैसे गुब्बारा फैलाते हैं ना हम लोग, Yes, वो आप sir. नॉर्मल नहीं है, वो आप फोर्सफुल कर रहे हो, है ना, जान लगा रहे हो पेट से भी, है ना। नॉर्मल एक्सपिरेशन कैसा प्रोसेस है? पैसिव। Passive. यानी कि इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, Lose नहीं हो रही। नहीं यूज नहीं होती है। पैसिव में बिल्कुल भी एनर्जी यूज नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है। 3 सेकंड। करीब करीब हाँ 3 सेकंड में ये पूरा हो जाता है, 3 सेकंड्स में, ठीक है। इसमें आपकी कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, नो मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, अंदर लेके आना है तो इंटरनल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नहीं भाई, इंटरनल कोस्टल मसल का कोई भी रोल यहाँ पर अभी नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुने, होगा क्या फिर? इंस्पिरेशन में क्या हुआ था बेटा लोग?
must contract. एक्सटर्नल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे थे, Yes, sir. इन दोनों को क्या करा दो यहाँ पर, रिलैक्स, Relax. है रिलैक्स ना। तो रिलैक्स हो जाएंगे तो वापस अपने शेप में सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है, रिलैक्सेशन इन डायफ्राम एंड, External intercostal muscle. वेरी गुड मुस्कान, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कोई दिक्कत किसी को बेटा, नहीं ना। No, sir. चलिए ये हो गया आपका। देखिए जब ये रिलैक्स होंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, मुझे है ना। अब कम हो फिर से जाएगा। भाई थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा ना, Yes, ठीक। sir. अभी क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, ये प्लूरल फ्लूइड फिर से प्रेशर डालेगा ना लंग्स पे, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स क्या करेगा, हवा को बाहर निकालेगा, है ना। चलिए Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो रहा मुझसे भी पूछ लो बेटा। ड्यू टू दिस, तो repeat कर दो। अच्छा रिपीट कर रहा हूं तनीषा। ड्यू टू दिस थोरेसिक वॉल्यूम, ये जो मैं लिख रहा हूं वही रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है तनीषा। Yes, sir. जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज, कम हो जाएगा। डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब जो लंग्स बेचारा फैल के चौड़ा होके था, फैला हुआ था ना इंस्पिरेशन में, है ना बेटा। आई विल टेल यू ना, आई विल टेल यू वेयर इज द रोल ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैंने बोला ना अभी बीच में, बच्चों। Yes, sir. हाँ बताओ। तो अभी क्या बता रहा था मैं, हाँ लंग्स जो है आपका क्या हो गया, इंस्पिरेशन के टाइम फैला हुआ है Yes, ना। आपके रिब्स बाहर को आए। अब क्या हुआ कि वो जो रिब्स बाहर के थे वो अंदर आना शुरू हुए। अब लंग्स पे क्या पड़ रहा बेटा, प्रेशर। ये क्या हो गया, तो लंग्स पे क्या पड़ेगा बच्चों, प्रेशर। ये अभी तो मैं बड़ा खुला खुला घूम रहा था, ये क्या हुआ मेरे चारों तरफ फिर से क्या आने लगा, रिब्स और स्टर्नम आने लगा। अब लंग्स पे क्या पड़ता है, लंग प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस। पॉइंट क्लियर हुआ तनीषा। Yes, sir. प्रेशर इंक्रीज हो जाता है लंग्स पे, ठीक है। अब इस प्रेशर को कैसे निकाले, उससे कहते भाई जो मैंने हवा ली थी वो वापस आप ले ले जाओ। ले जाओ, है ना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये रिब्स मुझे रहने नहीं दे रहे ऐसा। तो बेचारा क्या करता है, वापस से अपने शेप में आ जाता है और एयर को बाहर निकाल देता है। क्लियर। Yes, sir. तो एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग, Lungs. ठीक है बेटा। yes, sir. चलो अब बात करते हैं भाई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल कहां पर है। देखो बच्चों क्या होता है, एक तो हम करते हैं नॉर्मल, जैसे कि मैं आप अभी बात भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, है ना। ये हो रहा है ना, यस सर। ठीक है। अब बर्थडे में जाते होगे आप लोग, है ना, फ्रेंड्स के। Yes, Yes, sir. sir. अब वो फ्रेंड्स क्या करता होगा, चलो पहले तो मेरे एक काम करो, मेरे बैलून्स को फुलाओ। कहते हैं ना बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं काम पे लगा देते हैं बिना केक दिए, है ना। अब वहां पर क्या होता है, आपने क्या करा, Forceful inspiration. फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा, ठीक है। और फिर क्या करा, फुल Forceful एक्सपीरियंस। expiration. भाई आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हवा एक बार में इस गुब्बारे में, भाई हम तो गुब्बारा कहते हैं, वहां क्या बोला जाता है भाई हिमाचल में, सर गुब्बारा। गुब्बारे बोलते हैं ना। चलिए बढ़िया है। तो हमने क्या करा, इस गुब्बारे में फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करके हवा भर दी। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में रोल आ जाता है। देखो अभी तुम नॉर्मली सांस ले रहे हो, जरा तेज खींच के सांस लेना, देखना कि कौन सा बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हो गया, बताओ। क्या आपका पेट इन्वॉल्व हुआ? Yes, sir. तो क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल ब्रीदिंग में एब्डोमिनल मसल, इसको भी जोड़ लो इसमें, ठीक है, प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, क्लियर, ये इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है बच्चों। Sir. फिर से बता दो। ये पॉइंट शैलजा पूछ रही है, No, sir. कौन पूछ रहा है फिर?
सर आई मीन लिखना कैसे है ये? अच्छा, आई मीन लिखना है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग में जब आप जान लगा के ब्रीथ करते हो ना, तो आपकी एक तो पेट की मसल इन्वॉल्व होती है उसमें, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आकांक्षा, एब्डोमिनल मसल, ठीक है। यस सर। और एक आपकी रिब्स के अंदर वाली मसल इन्वॉल्व होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। मैं लिखा दे रहा हूं बच्चे, परेशान नहीं होते, ठीक है। तो इन, ठीक है आकाश, मेडिकल स्टूडेंट, नाम तो लिखा ही नहीं आपने मेडिकल स्टूडेंट ने अपना नाम। इन फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है? एब्डोमिनल मसल, कौन सी बेटा? एब्डोमिनल मसल्स External. एंड इंटरनल intercostal muscles are also involved, ठीक है। चलिए लिखिए आप। हो गया सब? यस सबको क्लियर है बेटा? सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चे? No, यस sir. सर। नो सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन ले लें आप लोग, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक सर है। एक मिनट पिछला पेज निकाल दो। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं लिखा हूं, क्वेश्चन लिखा दूं मैं। यस सर। यस सर। Larynx is a modified portion of number 1 pharynx, number 2 trachea, number 3 bronchus, and number 4 lungs. देखो बच्चों, पोल मीटर आ रहा है आपके पास, ये रहा आपका पोल मीटर, ठीक है। लिखो बच्चों। हम्म हो गया बच्चा? यस सर। यस सर। चलिए, आंसर क्या लिखा आपने? ट्रैकिया। Okay, trachea is the correct answer. I know most of them will be confused with the pharynx, है ना? So it is not the pharynx, it is the trachea. Clear? चलो बच्चों, याद हो जाएगा अभी, अगर नहीं मालूम होगा तो याद रहेगा, ठीक है बच्चा। बस लास्ट क्वेश्चन और देख लें। cartilaginous ring are incomplete at which surface? Option A dorsal, option B ventral, option C lateral, option C D none. Okay, now it is your poll. Okay, चलो करो बच्चों, पोल पे आंसर दो बेटा। जो भी आंसर देना है आपको पोल पे दो, मुझे नहीं देना। मीनाक्षी
Good, but answer on poll, okay? हाँ बेटे, चलो 15 सेकंड और ले लो। हो गया बच्चों? Have ended the. Yes, sir. क्या आंसर है बच्चों? Option A. ऑप्शन ए, Option A. डॉर्सल साइड। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। कल हम आगे बढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये उम्मीद करते हैं। ओके आकाश, गुड नाइट, आई नो यू नीड टू गो। पहले विश कर दिया आकाश ने भी, ठीक है। Thank you, चलिए sir. फिर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय सर। Bye, sir. गुड नाइट, बाय।